भारत के रॉबिन हुड सुल्ताना डाकू की कहानी पार्ट 2। इस बीच सुल्ताना का गिरोह भी काफी छोटा होने लगा था। उसके गिरोह के कुछ लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे और कुछ गिरोह छोड़कर घर लौट गए। पीलीभीत इलाके में रहकर सुल्ताना ने काफी दूर दूर यहाँ तक कि गोरखपुर में भी डकैतियां डाली। जब सुल्ताना उसी इलाके में दोबारा लौटा तो उसे पता चला कि रामपुर रियासत के रहने वाली एक बेहद अमीर तवायफ इन दिनों लामा चौड़ के मुखिया के घर रुकी हुई है। लामा चौड़ काला ढूंगी से 7 मील दूरी पर है। लूटपाट का खतरा भांपते हुए मुखिया ने अपने घर पर 30 आदमी तैनात कर रखे थे, लेकिन इनके पास हथियार नहीं थे। सुल्ताना ने मुखिया के घर धावा बोला और डकैतों की घेरेबंदी से पहले ही वह तवायफ अपने गहनों के साथ पिछले दरवाजे से भागने में कामयाब रही। मुखिया और उसके सभी आदमियों को सुल्ताना घेरकर आंगन में ले आया और तवायफ के बारे में जानकारी मांगी। जब इन्होंने बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है तो सुल्ताना ने अपने आदमियों को सबकी पिटाई करने का हुक्म दिया। सुल्ताना के आदेश पर मुखिया के एक आदमी ने ऐतराज करते हुए सुल्ताना से कहा कि आप हमारे साथ कुछ भी कर लो, लेकिन हमारे मुखिया को बेइज्जत करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। दिलेरी दिखाने वाले इस नेपाली आदमी को मुंह बंद रखने को कहा गया, लेकिन जैसे ही एक डकैत रस्सी के टुकड़े से मुखिया की पिटाई करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, यह निडर आदमी बांस लेकर उस डकैत पर टूट पड़ा। दूसरे डकैत ने उसके सीने में गोली मारकर उसे सुला दिया। डकैतों को लगा बंदूक की आवाज़ दूर तक सुनाई देने की वजह से आसपास के गांव से हथियारबंद लोग इस तरफ आ सकते हैं। इस ख्याल से वे तेजी से वाहन से निकल चले और मुखिया का नया घोड़ा भी साथ लेते गए। सुल्ताना डकैती के दौरान किसी की भी हत्या करने से बचने का भरसक कोशिश करता था, लेकिन कोई हिंसक विरोध करता, उसे और उसके साथियों पर हमला कर उनकी जान लेने की कोशिश करता, तो वह उसकी हत्या करने से पीछे नहीं हटता था। इस घटना के 1 महीने बाद जिम कॉर्बेट भी फ्रेडी यंग के अनुरोध पर सुल्ताना को धर पकड़ने के मदद के लिए जुट गए। जंगल की बेहतरीन समझ रखने वाले मिर्जापुर के 4 आदिवासी भी अब फ्रेडी के इस टीम में जुट गए थे। जिम कॉर्बेट और इन 4 आदिवासियों को जंगल में सुल्ताना के ठिकानों का पता लगाने और फ्रेडी यंग की फोर्स को उस जगह तक ले जाने का जिम्मा सौंपा गया। सुल्ताना एक रात से ज़्यादा किसी जगह पर नहीं रुकता था। हर रात वह डेरा बदलकर अपने गिरोह के साथ नए ठिकाने पर होता। इसके बाद जिम कॉर्बेट ने फ्रेडी यंग को सुझाव दिया कि फ्रेडी यह खबर फैलाए कि विंडहेम ने शेर के शिकार के लिए इन 4 आदिवासियों को वापस बुला लिया है और जिम को भी इस शिकार में शामिल होने की दावत दी गई है। इसके बाद हल्द्वानी के लिए टिकट खरीदकर सभी को हरिद्वार से हल्द्वानी जाने वाली गाड़ी में बैठा दिया जाए। आगे की योजना यह थी, अगले स्टेशन में ये 4 आदिवासी और जिम कॉर्बेट अपनी बंदूक राइफल के साथ उतर जाएं और इन्हें सुल्ताना को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की छूट मिले। फ्रेडी ने इसके लिए मना कर दिया। 3 महीने बाद फ्रेडी ने नजियाबाद के जंगलों में सुल्ताना के पक्के ठिकाने का पता लगा लिया। उस अड्डे पर डेरा डालने के दौरान अगर सुल्ताना निकल भागता है तो उसे रोकने का काम जंगलात विभाग के हर्बर्ट और जिम कॉर्बेट की टीम को करना था। हर्बर्ट पोलो का जाना माना खिलाड़ी भी था और 50 घुड़सवारों की एक टुकड़ी के साथ उसे सुल्ताना को भागने से रोकना था। हर्बर्ट और जिम कॉर्बेट को ही सुल्ताना के अड्डे की घेरेबंदी में भी फ्रेडी की मदद करनी थी। सुल्ताना का खुफिया तंत्र बहुत काबिल था, इसलिए फ्रेडी यंग, हर्बर्ट, फ्रेड एंडरसन और जिम के अलावा इस योजना की किसी को कानो कान भनक नहीं थी। हथियारबंद पुलिस फोर्स को हर शाम रूट मार्च पर भेजा जाता था। फ्रेडी, हर्बर्ट, फ्रेड और जिम कॉर्बेट भी पैदल घूमकर
धूप अंधेरे होने के बाद ही उस बंगले पर लौटते जहां वे ठहरे हुए थे। उस रात भी सभी हथियारबंद जवान रोज की तरह मार्च पर निकले, लेकिन आज वे रेलवे क्रॉसिंग पार करने के बजाय पटरी के किनारे चलते हुए हरिद्वार स्टेशन के माल गोदाम की तरफ निकल गए। यहाँ साइडिंग में एक मालगाड़ी माई इंजन और ब्रेक वैन की मौजूद थी। बस इस मालगाड़ी के डिब्बों के दरवाजे स्टेशन बिल्डिंग की दूसरी तरफ खुले हुए थे। सभी जवान और फ्रेंडी यंग, फ्रेंड एंडरसन और जिम कार्बेट खामोशी से इस गाड़ी पर सवार हो गए। उधर सुल्ताना के खबरियों को चकमा देने की गरज से पुलिस लाइन में सभी काम रोज की तरह चलते रहे। जवानों का भोजन पका, खाने के मेज सजा दिए गए। सुल्ताना की खोज में अंग्रेजों की टीम उधर रात ठीक 9 बजे 2 स्टेशनों के बीच घने जंगल में रुक गई। हर डिब्बे तक कानों कान उतरने की संदेश पहुंचा दिया गया। सभी को उतार कर मालगाड़ी गुम हो गई। 50 सिपाही हरवड़ की कमान में पिछली रात ही रवाना कर दिए गए थे, जिन्हें काफी घूमकर तय जगह पर आने की हिदायत थी। वहां उनके घोड़े पहले से ही पहुंचा दिए गए थे। फ्रेंडी और एंडरसन की कमान में जवान रात भर खामोशी ओढ़े इंसान से भी ऊंची हाथी घास के बीच चलते रहे। थकान भरे इन चेहरों को 4 रहनुमा रास्ता बता रहे थे। घनी घास और कीचड़ भरे रास्ते पर बियावान रात में फोर्स रास्ता भटक कर गोल गोल घूमने लगी। आखिरकार जंगल की दिशा ज्ञान साथ चुके जिम कार्बेट ने गलती को पकड़ा कि उनकी टीम जंगल में एक ही जगह को गोल चक्कर काट रही है। उन्होंने दल के आगे चल रहे फ्रेंडी को इस बात की जानकारी दी। फ्रेंडी के 4 गाइडों में 2 सुल्ताना गिरोह के भांतु थे। कुछ दिन पहले वे हरिद्वार के बाजार में पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे और उन्हीं से सुल्ताना के इस अड्डे की जानकारी उगलवाई गई थी। आज रात सुल्ताना को पकड़ने की एवज में उन्हें आज़ाद कराने का वादा किया गया था। इन दोनों ने भी कबूल किया कि वे रास्ता भटक गए हैं। सुल्ताना को पकड़ने के लिए उसके अड्डे में अंधेरे में छापा मारना जरूरी था। दिन में ऊंचे मचानों पर बैठे सुल्ताना गिरोह के पहरेदारों से बच पाना नामुमकिन था। सुल्ताना के अड्डे पर जिबा किए गए बकरे टंगे मिले। आखिरकार कई तरकीबों से सही रास्ते का पता लगा लिया गया और पुलिस टीम अड्डे के करीब पहुंच गई। फोर्स के मार्गदर्शकों की धीमी चाल और चौकन्ने हो जाने ने सुल्ताना के अड्डे के करीब होने की पुष्टि की। फ्रेंडी, एंडरसन और जिम इन मार्गदर्शकों के करीब आ पहुंचे। सबसे आगे वाले के करीब लेटने पर जमीन से करीब 40 फीट की ऊंचाई पर बंधा मचान दिखाई दिया। मचान पर सुल्ताना के 2 हथियारबंद आदमी मौजूद थे और सुल्ताना का अड्डा इस मचान से 300 गज अंदर जंगल में था। इसी बीच पीछे से आ रही फोर्स के एक जोशीले सिपाही ने मचान पर फायर झोंक दिया। मचान पर बैठे दोनों पहरेदार पलक झपकते ही मचान से उतरकर नीचे खड़े अपने घोड़ों पर सवार होकर अड्डे पर खबर करने दौड़ पड़े। अड्डा अब 200 गज की दूरी पर ही था, लिहाजा फोर्स ने उस तरफ हमला बोल दिया। सुल्ताना का अड्डा यहाँ एक टीले पर था। यहाँ के 3 टेंट और फूस की एक झोपड़ी नुमा रसोई थी। राशन के अलावा यहाँ हजारों कारतूसों का जखीरा और 11 बंदूकें। रसोई के पास 3 जिबा के बकरे टंगे हुए मिले। घने जंगल और गहरे नाले का फायदा उठाकर सुल्ताना के आदमी भागने में कामयाब हुए। जाते जाते वे फायर झोंक कर एक हवलदार और फ्रेंडी के रहनुमा डकैत को गोली मारने में कामयाब रहे। इन दोनों ने दम तोड़ दिया। सुल्ताना को शायद अपने मुखबिरों से दूसरी दिशा से डकैतों को घेरने आ रहे हरवट और घुड़सवारों की भी खबर मिल चुकी थी, तो वे उस दिशा में भागकर गए ही नहीं। इस तरह यह हमला बुरी तरह नाकाम रहा। पुलिस के हाथ बस कुछ बंदूकें और कारतूस ही लगे। सुल्ताना ने नाकाम फ्रेंडी को पत्र लिखा। हमले के बाद फ्रेंडी को सुल्ताना का खत मिला। इसमें सुल्ताना ने अफसोस जाहिर करते हुए लिखा था, क्या पुलिस के पास हथियारों की कमी की भरपाई के लिए कप्तान साहब को मेरे अड्डे पर छापा मारना पड़ा। आगे अगर कभी कप्तान साहब को गोला बारूद और हथियारों की कमी महसूस हो तो मुझे इत्तला कर दें। कप्तान की ज़रूरत का सामान पहुंचाने में मुझे काफ़ी खुशी होगी। लेकिन इस हमले ने सुल्ताना के अड्डे को नष्ट कर दिया था। इसके बाद सुल्ताना अपने गिरोह के साथ तराई भावर के
20 ठिकाने बदलते हुए घूम रहा था। अब उसके गिरोह में 40 ही डकैत रह गए थे, लेकिन सभी आधुनिक हथियारों से लैस। छापे में गंवाए हुए हथियारों की जगह सुल्ताना ने जल्द ही नए हथियार हासिल कर लिए। फ्रेंडी ने सुल्ताना को मिलने का न्योता भेजा। फ्रेंडी ने सरकार से सुल्ताना से अपनी जिम्मेदारी पर हथियार डलवाने की इजाज़त ले ली थी। फ्रेंडी ने सुल्ताना को संदेश भिजवाया कि वह जहां चाहे, जैसे चाहे उससे मिलने आ सकता है। सुल्ताना ने फ्रेंडी को न्योता कबूल कर लिया। सुल्ताना ने ही मुलाकात का वक्त, तारीख और जगह मुकर्रर की और संदेशा भिजवाया कि इस दौरान हम दोनों के अलावा कोई तीसरा शख्स नहीं होगा और हम दोनों निहत्थे होंगे। मुलाकात के दिन, तय जगह और समय पर जब फ्रेडी एक बड़े पेड़ के करीब पहुंचा, तो पेड़ की दूसरी तरफ से सुल्ताना बाहर निकला। ये मुलाकात बहुत दोस्ताना माहौल में हुई। एक तरफ सरकार की ताकत हासिल किए हुए लंबा चौड़ा मजाकिया मिजाज का फ्रेंडी यंग था, दूसरी तरफ एक चाक चौबंद छोटे कद का आदमी जिसके सर पर सरकारी इनाम था। सुल्ताना के हाथ में एक बड़ा सा तरबूज था। उसने तरबूज फ्रेंडी यंग को भेंट करते हुए कहा, आप चाहें तो बेझिझक इसे खा सकते हैं। सुल्ताना को फ्रेंडी यंग की शर्तें मंजूर नहीं थी, लिहाजा यह मुलाकात बेनतीजा रही। इस मुलाकात के दौरान सुल्ताना ने फ्रेडी से हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि वे बेवजह अपनी जान जोखिम में न डाला करें। उसने बताया कि जब उसके अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा तो वह 10 अचूक निशानेबाजों के साथ पास ही बरगद के पेड़ पर छिपा था। वहां से वह फ्रेंडी और 2 गोरे साहबों को नाला पार कर बरगद की तरफ आते देख रहा था। सुल्ताना ने कहा, जो साहब नाले के किनारे चढ़कर ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, यदि उनकी कोशिश कामयाब होती तो मेरे लिए आप तीनों को गोली से उड़ा देना जरूरी हो जाता। लेकिन दौर का मुकाबला फिर से छापे की तैयारी कर फ्रेंडी ने विडहैम और जिम को हरिद्वार आकर इस मुलाकात को देखने का न्योता दिया। भागते भागते पस्त हो जाने के बाद सुल्ताना और उसके साथियों ने नजीबाबाद के जंगलों के बीच एक मवेशी खाने में पनाह ले रखी थी। फ्रेडी ने नाव में बैठकर गंगा की धार के साथ जंगल के उस सिरे पर पहुंचकर रात के किसी पहर चुपचाप पैदल जंगल में दाखिल होकर सुल्ताना के इस अड्डे को घेरने की योजना बनाई थी। जंगल में रास्ता ठीक से दिखाई दे, इसके लिए पूर्णिमा की रात चुनी गई थी। सुल्ताना की सख्त घेराबंदी के दिन 300 लोगों की फोर्स 10 नावों पर सवार होकर 20 मील के सफर पर चल पड़ी। बगैर किसी परेशानी के ये नावें अपने ठिकाने लग गई। माजियों को बहाव की दिशा में ही 5 मील जाकर फोर्स का इंतजार करने को कहा गया। हाथी घास के घने जंगल, तालाब, तेज धार नदी पार कर फोर्स फ्रेंडी के एक भरोसेमंद मुखबिर से मिली। मुखबिर ने कहा कि सूरज चढ़ आया है, तो ऐसे में बगैर किसी की निगाह में आए एक सपाट बड़ा मैदान पार कर पाना असंभव है। पूरी फोर्स ने दोबारा बड़ी तेजधार नदी पार की और एक निर्जन टापू पर रात होने का इंतजार करने लगे। रात गिरते गिरते इस सारी फोर्स एक बार फिर फ्रेंडी के मुखबिर और एक गाइड के साथ सुल्ताना को घेरने निकल पड़ी। इस चांदनी रात में चीजों को दिन के उजाले की तरह देखा जा सकता था। लंबा फासला तय करने के बाद यह टीम घनी झाड़ियों और पेड़ों वाले जंगल से गुजरकर एक बड़ के पेड़ के नीचे पहुंची। यहाँ बैठकर अब इंतजार करना था। सुबह रेकी करने के बाद मुखबिर और गाइड ने बताया कि सुल्ताना और उसका गिरोह हरिद्वार के किसी गांव में डकैती डालने कल शाम ही निकले थे, जिनकी आज रात या कल सुबह लौटने की संभावना है। उन्होंने यह भी सूचना दी कि इस वक्त गैंग में सिर्फ 9-10 डकैत ही बचे हैं। इत्तला देकर दोनों फोर्स के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने निकल पड़े। जाते हुए उन्होंने सूचना दी कि भूलकर भी इस जगह से इधर उधर न हिलें, क्योंकि यह सुल्ताना का इलाका है। शाम को सुल्ताना मवेशियों के बाड़े में लौट आया। इस सूचना पर फ्रेंडी ने फोर्स के साथ बाड़े को घेर लिया। इसके बाद फ्रेंडी रेंगता हुआ मवेशी खाने के इकलौते बड़े मकान की तरफ रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। मकान के भीतर दाखिल होने के बाद उसकी निगाह वहां मौजूद चारपाई पर पड़ी। इस इकलौती चारपाई पर मुंह पर चादर ताने कोई सो रहा था। फ्रेंडी इस सोए हुए आदमी पर चढ़ गया
इस भारी भरकम आदमी के वजन से दबा सुल्ताना कुछ न कर सका। वो जीते जी पुलिस के हाथ न आने की कसम भी पूरी नहीं कर सका। पुलिसिया कार्रवाई में 4 डकैत पुलिस की गिरफ्त में आए। सुल्ताना के खास बाबू और पहलवान गोलियों की बरसात के बीच जख्मी होने के बावजूद भागने में कामयाब रहे। सुल्ताना को गिरफ्तार कर आगरा जेल लाया गया। मुकदमा चला और सुल्ताना समेत उसके गिरोह के 13 लोगों को फांसी की सजा दी गई। सुल्ताना के कुछ साथी डकैतों को काला पानी और उम्र कैद की सजा भी हुई। 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, लेकिन अमीरों पर इसका खौफ और जनता में इसके आतंक के चर्चे लंबे समय तक जारी रहे। जेल से फ्रेंडी को सुल्ताना का संदेश। हिरासत से सुल्ताना ने फ्रेंडी को नजीबाबाद किले में कैद अपनी पत्नी, बेटे और खास कुत्ते का ख्याल रखने के लिए संदेश भिजवाया। सुल्ताना ने अंग्रेजों के चाटुकार भारतीयों से नफरत की वजह से अपने कुत्ते का नाम राय बहादुर रखा। राय बहादुर की उपाधि अंग्रेज सरकार द्वारा वफादार हिंदुस्तानियों को दी जाती थी। सुल्ताना के राय बहादुर को फ्रेंडी ने खुद पाल लिया। सुल्ताना के परिवार की जिम्मेदारी भी फ्रेंडी ने खुद निभाई। सुल्ताना की इच्छा का सम्मान करते हुए फ्रेंडी यंग ने उसकी मौत के बाद उनके बेटों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटने के बाद आईपीएस का इम्तिहान पास कर वह पुलिस अधिकारी बना। सुल्ताना का व्यक्तित्व इतना विराट और प्रभावशाली था कि जिम कॉर्बेट ने उसकी तारीफ में लिखा, सुल्ताना एक अपराधी था, उसे अपराधी पाया गया और फांसी चढ़ा दिया गया। चाहे जो भी हो, उस छोटे से आदमी के लिए मेरे मन में जो जज्बात हैं उन्हें जाहिर किए बिना मैं नहीं रह सकता। जिसने अपने बूते पर 3 साल तक पुलिस की ताकत को बौना साबित किया, जिसने अपनी बहादुरी से उन व्यक्तियों से भी सम्मान हासिल किया जो जेल की काल कोठरी में उसके पहरेदार थे। मैं सिर्फ तमन्ना ही कर सकता था कि हथकड़ियों बेड़ियों में सुल्ताना की नुमाइश लगाने की कानून को ज़रूरत न पड़े। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वे लोग हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़े सुल्ताना की खिल्ली न उड़ा सकें, जो कभी उसके नाम से भी कांपते थे। मैं यह भी कामना कर सकता था कि सुल्ताना को सजा देने में नरमी बरती जाए, क्योंकि सुल्ताना पैदा होते सुल्ताना के माथे पर अपराधी लिख दिया गया था तथा उसे कुछ और करने का मौका ही नहीं दिया गया। यह भी वजह है कि जब सुल्ताना के नाम का डंका बजता था तब भी उसने किसी गरीब को परेशान नहीं किया, इस वजह से कि बढ़ के पेट तक उसका पीछा करते मेरे दोस्तों की जान उसने बख्शी। और सबसे अंत में इसलिए कि जब सुल्ताना फ्रेंडी से मिलने आया तो उसके हाथ में रिवॉल्वर या चाकू नहीं, एक तरबूज था। तो दोस्तों, यह थी भारतीय डाकुओं के इतिहास की कहानी का सुनहरा पन्ना। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में कमेंट्स भी ज़रूर करें ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें। जय हिंद, नमस्कार।